शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं कुछ ज़्यादा ना कहकर सिर्फ और सिर्फ अपील करूंगा समाज के उन सभी जिम्मेदार, सम्मानित, सभ्रांत और कानून के मुहाफिज उन सभी नागरिकों से जो किसी भी विभाग में ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर कानून की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो शुरुआती दौर से मैं कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन की बात करूं, चाहे मैं उसके ऊपर के अधिकारी गण की बात करूं, चाहे मैं माननीय न्यायालय में, न्यायपालिका में कार्य करने वाले वकीलों की बात करूं, चाहे मैं लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन जो प्रैक्टिस करने वकीलों की बात करूं, चाहे मैं वहां पर सम्मानित माननीय न्यायमूर्ति महोदय की बात करूं, एजेंसीज की बात कर लूं, हर स्तर पर कहीं पर भी कोई भी जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, पोजीशन पर बैठा हुआ, मैं हर उस सम्मानित व्यक्ति को भी संबोधित कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं भारत देश के हर उस नागरिक को भी संबोधित कर रहा हूं जिसके लिए कानून की रक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि कानून अपना कार्य ईमानदारी के साथ नहीं करेगा तो आज मेरी तो कल आपकी बारी होगी। अगर कानून का उल्लंघन करने के बाद लोग इस तरह से घूमते रहेंगे और समाज के अंदर ऐसे लोगों को बदनाम करते रहेंगे जो लोग समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए, रोजगार के लिए या समाज में ऐसे लोगों के लिए जिन्हें उनकी आवश्यकता है उनके लिए कार्य कर रहे हों, और उनके कार्य को सिर्फ इसलिए रोका जाए क्योंकि कुछ लोगों की धन पिपाशा उसे वो पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की गलत बात, गलत तरीके से डिमांड उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए किस प्रकार से कानून का उल्लंघन करके और किस प्रकार से निरीह कस्टमर का शोषण किया जा रहा है, मैं अपील करूंगा आज अपने इस वॉइस नोट में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वॉइस नोट मेरे राशिद नसीम ऑफिशियल पेज के द्वारा कई ऐसे स्थानों पर आजकल सुनी जा रही है जिसके बारे में मुझे भी खुशी और गर्व दोनों होता है। ऐसे कई अधिकारी हैं जो मेरी बात को या मेरे पोस्ट को देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे कई वकील महोदय हैं जिन तक मेरी आवाज़ अब पहुंच रही है। ऐसी कई एजेंसियां हैं जो अब मेरी इस बात को या मेरे इस पेज को सीरियस ले रहे हैं और वहां पर मौजूद साक्ष्यों से पीछे घटी घटनाओं को जब वो कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि पीछे कितना बड़ा आडंबर खड़ा किया गया था। इसलिए मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ कम से कम उत्तर प्रदेश के 10,000 से लेकर 25,000 लोगों तक ज़रूर पहुंचे। मैं अपील करूंगा कि इस प्रकार के कृत्य जो हुए हैं शाइन सिटी प्रकरण में, कि शाइन सिटी कंपनी के कस्टमर्स को किस प्रकार से एफआईआर के लिए प्रेरित किया गया, किस प्रकार से कुछ निर्दोष लोगों का, कुछ दोषी लोगों का नाम एफआईआरों में डाला गया और किस प्रकार से फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे धन उगाही की गई। और क्या हमारी न्यायपालिका, हमारा कानून इतना कमज़ोर हो गया है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दलाल किस्म के लोग वकालत का लबादा पहन करके वकालत के पेशे को बदनाम करते हुए धन उगाही करें। मेरे पास ऐसे कई साक्ष्य आए हैं जिसमें प्रेसिडेंट लेवल पर 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर 3 लाख, उसके नीचे 1 लाख से 2 लाख, और कुल जो मेरे पास फिगर आई हो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास फिगर आई है कि जमानत के खेल में 6 से 7 करोड़ रुपए खाली वसूले गए हैं जमानत कराने के नाम पर। तो क्या आप लोगों के रहते हुए इस प्रकार से कानून की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई जाएगी? क्या आपके रहते हुए इस प्रकार से कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में रह करके इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करेगा? क्या एफआईआर हो जाने देने के बाद आप सब लोग इस बात के लिए आंख बंद करके अपने आप को जिम्मेदारी से विमुक्त कर लेंगे कि एनसीआरबी में अपने स्टेट का जो रिकॉर्ड है, ग्राफ है, वो किस हद तक जम करके ऊपर जाता है? क्या आप इस बात से आंख बंद कर लेंगे कि एक न्यायपालिका के अंदर चलने वाली एक सुचारू रूप की प्रक्रियाओं को कोई व्यक्ति इस प्रकार से मैनिपुलेटेड कर दे कि निर्दोष लोग, दोषी लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों और निरीह कस्टमर वो मारा जाए?
आप सभी इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से अशोक जी के साथ छल किया गया। ये कस्टमर जिन्हें ये पता तक नहीं है कि इनकी बेल जो इनकी एफआईआर उस पर कितना बड़ा खेल कर दिया गया है। 2020-21 के बाद से ये बेचारे इस आशय में बैठे हुए हैं कि किसी प्रकार से कोई रास्ता मिले, जिस व्यक्ति को इन्होंने नामित किया एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी तक हुई। एफआईआर तो इसी आशय से कराई होगी ना इनसे कि एफआईआर करो तभी पैसा मिलेगा। एफआईआर कर दी इन्होंने। अब एफआईआर कर देने के बाद ये बेचारे आज तक ये नहीं जान पाए कि इनके नाम से फर्जी दस्तावेज लगा करके इनको इनका पैसा वापस दे दिया गया है। जो बोलता है ना वो टकला श्रीवास्तव, वो दलाल वकील कस्टमर के तेल लेने, ये इसी वजह से बोलता है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, जितने लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने लोग जागरूक अधिवक्ता हैं, कृपया करके सूचना के अधिकार और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, इन दोनों चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करें। हमारे देश में कानून ने हम सब को वो सारे पावर दे रखे हैं जिसके लिए ये लोकतंत्र बना था, जिसके लिए संविधान बना था, जिसके लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। जहां पर जनता के हाथ में इतनी बड़ी पावर है कि जनता अगर चाह ले तो वो सरकार बदल सकती है, जनता अगर चाह ले तो देश में बदलाव ला सकती है, जनता अगर चाह ले तो कानून में बदलाव आ सकता है। निर्भया कांड और ऐसे न जाने कितने केस इस बात के गवाह हैं। आज लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा स्कैम कि एक कंपनी जो पूर्ण रूप से संचालित थी, ईमानदारी से काम कर रही थी, एक कंपनी जो अपने टैक्सेस को जमा कर रही थी, एक कंपनी जो न जाने कितने लोगों को रोजगार दे रही थी, एक कंपनी जिससे जुड़े हुए न जाने कितने संस्थान फल फूल रहे थे, एक कंपनी जो न जाने कितने गरीबों के काम आ रही थी, एक कंपनी न जाने कितने बच्चों की शादियां कराई थी, एक कंपनी जिसने न जाने कितने बीमारों का इलाज कराया था, उस कंपनी को किस प्रकार साजिश के तहत इन लोगों ने बंद करवा करके कितना बड़ा खेल खेला है। मैं इतना जानता हूं कि अगर ईश्वर ने मुझे शक्ति ना दी होती, ईश्वर ने मुझे लड़ने की ताकत ना दी होती, ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि ना दी होती, ईश्वर ने मुझे हिम्मत ना दी होती, तो सारे समाज को सबने मेरे खिलाफ कर दिया था। क्या समाज, क्या परिवार, हर एक व्यक्ति मुझे शक की नजर से देख रहा था और मैंने बगैर किसी की परवाह किए हुए इस लड़ाई को लड़ा है। बगैर ये सोचे हुए कौन मेरे बारे में क्या सोचता, मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने अपने मन में मान लिया होता कि जब कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है तो मैं किसके लिए लड़ने जाऊं, तो शायद हो सकता है कि आज इस सच्चाई से पर्दा ना उठ रहा होता और उसके बाद मुझे गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाया जाता है। उसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पिछले 2 सालों से लगभग जेल के अंदर बैठ करके आपके लिए इंसाफ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद अखबारों की सुर्खियों में हमें जो है वो फरार अपराधी और पता नहीं क्या घोषित किया जाता है। उसके बाद अगर कोई हमारा साथ देने की कोशिश करता है तो उससे ये 2 कौड़ी को उठाई गिरा दलाल वकील फोन करके गैंगस्टर की और पता नहीं किस किस की दुहाई दे करके धमकाता है कि आपके रहते सारी चीज़ें होना चाहिए, क्या आप इसे होने देंगे, क्या इसे आप ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को ऐसे नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं सोचा था कि आज दिन भर मैं सुपर 100 को वो करूंगा, लेकिन जैसे मेरी आंख खुली, हमारे सूत्रों के द्वारा जो चीज़ हमें प्रोवाइड कराई उसे देख करके मुझे लगा कि यार इस तरह से आंख बंद करके सो जाना उचित नहीं है। ये जो रिकॉर्ड्स, जो डेटा, वो सिर्फ एक पेपर नहीं है बल्कि न जाने कितने लोगों की सांसें हैं कि अगर इस पर एक्शन नहीं होता है तो जिंदगी में कभी भी कंपनी वापस लौट के नहीं आ पाएगी। साहब, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव वकील के द्वारा बार बार कंपनी को बदनाम करने की जो कोशिश की गई या जो बार बार कंपनी पर आरोप लगाए गए, उसकी असली वजह यही जमानतें थी, यही फ्रॉड था, यही कस्टमर और एसोसिएट के बीच खेला गया खेल था, जिसे इन लोगों ने इस प्रकार से कारित किया है कि आज हम, आप या कोई भी व्यक्ति लाख चाह करके इस समस्या से निदान नहीं पा सकते हैं जब तक इनका इलाज ना किया जाए।